Everyone, welcome back. News in Focus. Today we are discussing about alternative investment fund. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस एग्जाम जीएस पेपर 3 के लिए और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए नॉर्म्स बनाए हैं जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज के इन्वेस्टमेंट पर कुछ लिमिट्स लगाते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट किसमें, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट पर कुछ लिमिट्स लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ये प्रिवेंट करता है एवरग्रीनिंग को, रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क को, और उसके साथ साथ जो इम्प्रूव फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है उस पर भी काम करता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या जो नॉर्म्स नए लगाए गए हैं, लिमिट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैप कुछ डिजाइन किया गया, लाइक टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इन एन एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम टू इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द कॉर्पस। तो इसको समझते हैं, ये फर्स्ट रूल अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट कैप पर कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका नाम है AIF XYZ। ओके, और इस फंड में बहुत सारे लोग और इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा, अपना फंड लगा रहे हैं। तो फर्स्ट रूल जो ये कहता है 20% वाला, ये क्या कहता है, तो आरबीआई ये कहता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एनबीएफसी बैंक्स हैं, वो इस पूरे फंड का यानी कि AIF XYZ के कुल पैसे का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सभी कुल मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 20% से ज्यादा नहीं करेंगे। किसका, जो टोटल पैसा है, टोटल जो फंड है, AIF का जो टोटल फंड है उसका 20%। ओके, तो ये जो रूल है ये AIF के टोटल फंड पर लिमिट करता है। और अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू और समझें, तो अगर AIF XYZ में जो कुल यानी कि टोटल 100 करोड़ का उसका फंड है, AIF XYZ का कितना, 100 करोड़ का फंड है, तो SBI और अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसमें मैक्सिमम, सभी मिलाकर मैक्सिमम 20 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है, ये एकदम फिक्स हो जाता है कि किसी एक बैंक का बहुत ज्यादा पैसा किसी एक जगह ना फंसे, है ना। तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, मान लिया कि किसी बैंक ने ही बहुत सारा पैसा लगा दिया और वो फंस गया, ये डूब गया, ये इन्वेस्टमेंट फंड उसे रिटर्न नहीं दे पाया, तो क्या हो जाता है, फाइनेंशियल जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करने में ये सहायक होगा। इसी तरह से जो सेकंड रूल इसमें इन्वेस्टमेंट कैप करता है, क्या करता है, नो regulated entities can invest more than 10% of an अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स कॉर्पस। तो यहां पर सेकंड रूल क्या कहता है कि यही जो फंड है, यानी जो 100 करोड़ का फंड अभी हम यहां पे मानकर चलते हैं AIF का, AIF XYZ का, तो इसी फंड में कोई भी एक बैंक अकेले AIF के का जो टोटल फंड है यानी कि जो 100 करोड़ है उसका 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो रूल है, ये रूल एक सिंगल एंटिटी पर लिमिट लगाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर AIF XYZ का टोटल फंड 100 करोड़ का है, तो उसमें मान लिया कोई एक एंटिटी SBI हो या HDFC बैंक, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए HDFC को ले लेते हैं, तो HDFC बैंक उसमें अधिकतम जो है कितना, 10 करोड़ का ही इन्वेस्ट कर सकता है, 10 करोड़ रुपए ही लगा सकता है मैक्सिमम। अकेला अगर वो लगा रहा है तो अकेला 10 करोड़ तक लगा सकता है। तो ये जो रूल है ये सुनिश्चित करता है, ये फिक्स करता है कि फंड में किसी एक संस्था का डोमिनेंस ना हो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनेंस या किसी एक इंस्टीट्यूट का डोमिनेंस ना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डोमिनेंस ना हो, और जो रिस्क है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें एक और चीज बोली गई है, डाउन स्ट्रीम एक्सपोजर टू ऑन डेटर्स, जिसमें 5% की बात की गई है। मतलब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई बैंक A है और इसमें जिसने कंपनी X को 500 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। अब बैंक A उसी AIF में पैसा लगा रहा है जिसमें कंपनी X भी इन्वेस्ट कर रही है। तो आरबीआई को अब इस बात का डर है कि कहीं बैंक ए का पैसा घूम फिर कर किधर, कंपनी एक्स के पास ना चला जाए। तो जिसने पहले से ही बैंक का लोन ले रखा है उस कंपनी के पास ना चला जाए। तो ऐसा होने से क्या होता है, जोखिम बहुत ज्यादा
बढ़ जाता है। यानी कि मान के चलिए कि कोई HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने एक कंपनी एक्स को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, ओके। और दूसरी तरफ जो है AIF है, और AIF में भी कंपनी एक्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या दूसरा अगर हम कहें तो AIF में HDFC ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जो कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लोन चाहिए किसी चीज के लिए, तो वो क्या कर सकता है, वो कंपनी एक्स AIF से ले सकता है, क्योंकि AIF भी इन्वेस्ट करेगा कहीं तभी वो रिटर्न देगा। तो AIF जो है वो किसको, कंपनी एक्स को पैसा देगा। तो यहां पर ये बात समझ में आ जाती है कि जो बैंक है, बैंक का पैसा एक तो डायरेक्ट उसने कंपनी एक्स को लोन दिया, दूसरा कि उसी बैंक का पैसा जो HDFC बैंक है उसने किसको, जो AIF है XYZ, उसमें पैसा लगाया, लेकिन उस XYZ ने पैसा कहां इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी एक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो बैंक का जो टोटल पैसा है, सारा पैसा किसके पास चला गया, कंपनी एक्स के पास चला गया। तो ये RBI का एक डर है कि इससे क्या हो सकता है, इससे एक रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। वो कंपनी एक्स अगर डूब जाए तो एक तो लोन भी गया, दूसरा कि जो है इन्वेस्टमेंट जो किया था AIF में वो भी चला गया। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर यह किया गया है कि अगर बैंक A किसी AIF में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना, 5% से ज्यादा वो अगर इन्वेस्ट करता है, तो उस AIF का पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी कंपनी एक्स में लगाया गया है, जो बैंक A का पहले से ही क्या है, कर्जदार है। तो बैंक A को एक सेफ्टी उपाय करना पड़ेगा, एक सेफ्टी नेट रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए बैंक A को क्या करना होगा, बैंक A को यह करना होगा कि बैंक A जितना लोन कंपनी एक्स को दे रहा है उतना ही अलग से एक प्रोविजन निकाल के रखेगा। प्रोविजन मतलब मान लिया कि वो 5 लाख रुपया उसने दिया है कंपनी एक्स को, और या 5 करोड़ रुपया कंपनी एक्स को दिया है, तो बैंक जो है 5 करोड़ रुपया अलग से निकालकर फंड रखेगा उस लोन के बराबर, ताकि अगर पैसा डूब जाए तो उससे भरपाई की जा सके। तो इसके साथ ही रेगुलेटेड एंटिटीज इसमें में कौन कौन कवर होते हैं, इसमें जैसे कॉमर्शियल बैंक है वो रेगुलेटेड एंटिटीज में कवर होंगे आपके, रीजनल रूरल बैंक है वो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, अर्बन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और इसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सभी किस्म के अंडर आते हैं। इन सभी को हम बोल सकते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, ये सब क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। तो ये SBI के साथ अलाइन होकर वर्क करता है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। तो ये सेबी के साथ अलाइनमेंट के साथ अलाइनमेंट विद सेबी के साथ अलाइन होकर वर्क करता है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ ये अलाइन होकर काम करता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, अगर हम अल्टरनेटिव फंड्स की यहां पर बात करें तो ये एक प्राइवेट पूल है, इन्वेस्टमेंट है, व्हीकल इन इंडिया दैट कलेक्ट फंड फ्रॉम sophisticated इंडियंस और फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एज पर द डिफाइंड पॉलिसी और देयर बेनिफिट। यानी कि छोटा छोटा सा जैसे AIF क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोगों से पैसा ले रहा है, और ये पैसा जो है आम आदमी इससे नहीं ले रहा है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा लेकर अपने पास जमा कर रहा है, और जमा करके उसको क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो AIF फंड रेगुलेटेड अंडर सेबीज म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रूल 1999, ठीक है, 1999। ये एक सेबी का म्यूचुअल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रूल है 1999 में जो बना था, उसके अंडर AIF को यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ AIF की बात करें तो सेबी हैज क्लासिफाइड AIF इनटू 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, AIF ऐसे AIF डेट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, यानी जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टेज वेंचर्स हैं, सोशल इनिशिएटिव या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर डीम्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बाय अथॉरिटीज। ठीक है, इसमें कर रहे हैं। तो दिस इंक्लूड वेंचर कैपिटल, इसमें वेंचर कैपिटल आ जाता है, सोशल वेंचर फंड आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ जाता है, एंड एनी अदर स्पेसिफिक जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो आते हैं कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो ऐसे AIF जो कैटेगरी 1 और 2 3 में नहीं आते हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं, सीधी सी बात है। और
जो मतलब लेवरेज एंड बोरोइंग अदर देन टू मीट डे टू डे जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर वर्क होता है। लाइक जैसे इसमें क्या है, रियल एस्टेट फंड्स आ जाता है, प्राइवेट इक्विटी फंड आ जाता है, डिस्ट्रेस असेट फंड आ जाता है, एंड सिमिलर टाइप्स इस तरह के जो फंड्स हैं वो इस कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें तो ऐसे एआईएफ जो डाइवर्स है कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर बात करते हैं, may employ leverage including through investment in listed or unlisted derivatives। like इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जो various type of funds such as hedge fund और private investment in public equity funds etc are registered as the category 3 AIF। ओके, तो ये AIF के टाइप्स थे। और इससे जो है अभी 2025 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ उसमें भी क्वेश्चन ये बना हुआ था, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। तो बॉन्ड, हेज कैपिटल, स्टॉक, वेंचर कैपिटल, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये 2025 प्रीलिम्स में 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ यूपीएससी का उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, देखो बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड और स्टॉक जो है कन्वेंशनल टाइप हो जाते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का वो एग्जांपल नहीं है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा हेज और वेंचर कैपिटल, है ना। जैसे आप अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है, जो हेज फंड्स है ये कैटेगरी 3 में आ रहा है ना। इसी तरह से जो वेंचर कैटेगरी है, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वेंचर कैपिटल है वो किस में आ रहा है, कैटेगरी 1 में आ रहा है। तो ये एआईएफ के पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 और 4 यानी कि ओनली 2, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी कमेंट में आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास जल्दी ही मेरे लिखने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेरे पास जल्द से जल्द जब आ जाएगा तो मैं लिख कर आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी बस कुछ रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, अब बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका सहयोग ही अफेयर्स ग्रेड को आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो अफेयर्स ग्रेड डिकोड द हेडलाइंस, हम बात करते हैं केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें आने वाले क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, किन टॉपिक से बनने वाले हैं उस पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जय हिंद।